आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में जानेंगे। अगर आपको हफ्ते में 3 बार से कम लेट्रिन आती है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जिन लोगों का पूरी तरह पेट साफ नहीं होता है या बहुत कड़क उनको लेट्रिन आती है या रोज़ लेट्रिन नहीं आती है, ये भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अभी पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। इसके साथ इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं वो हम लोग के मुंह से जाता है, फिर वो पेट में जाता है, वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। खाना और डाइजेशन होने के बाद में वो एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। यह नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है। एक तो जो पेट के अंदर खाना है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वह हार्ड खाना होने के वजह से उसका एनस के रास्ते निकलने में प्रॉब्लम होगी। और अगर दूसरा क्या होता है कि आपकी जो आंतें या इंटेस्टाइन होती है वो नॉर्मली प्रेस होती रहती है अंदर की साइड में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से मोशन होने में फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर कि आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा फैक्टर आपकी आंतों के अंदर प्रॉब्लम है। तो खाने के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? खाने के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना बहुत कड़क खाना होगा। पेट में जाने के बाद मतलब कि उस खाने के अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसा खाना का एग्जांपल है जंक फूड, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, क्रीम, पेस्ट्रीज ज़्यादा खाते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं आप, फाइबर बहुत कम लेते हैं आप, मैदा बहुत ज़्यादा लेते हैं आप, पूरी मैदा की बनी ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब खाना आपके पेट में डाइजेशन के बाद कड़क वाला स्टूल बन जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और आप पानी कम पीते हैं तो हार्ड स्टूल बनेगा और हार्ड स्टूल को पास करना मुश्किल होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो पहला फैक्टर, आप जो खाना खा रहे हैं आपकी हैबिट्स है उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, आपकी आंतें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, सिकुड़ के खाने को आगे ढकेल रही हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मीन्स आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो रही है। तो ऐसा कब होता है? तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कंडीशन है ये कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि थायराइड लेवल कम है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हो, जैसे बीपी की दवाई या फिर हार्ट की दवाई, तो वो सारी दवाई इंटेस्टाइन की वॉल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको कम कर देती है और उसके कम हो जाने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो पेशेंट बीपी की, हार्ट की पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा ये होता है कि अगर आपको नी जॉइंट में पेन है, आपको गर्दन में पेन है या आपको कोई भी पेन है और उस पेन के लिए आप रेगुलरली पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर क्या करते हैं कि आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये फैक्टर है जो आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो अब करना क्या है? तो सबसे पहले एडवाइस आपको कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को ये देनी है कि वो आपको करना है, सीक्वेंस में ट्रीट करना है। आपको पेशेंट को देखना है कि उसको एग्जैक्टली किस वजह से कॉन्स्टिपेशन है। सपोज़ आपने उससे बात किया, आपको पता पड़ा कि वो ऐसा खाना खाता है जिसमें कि उसको फाइबर ज़्यादा मिलता नहीं है, फाइबर की डेफिशिएंसी है, तो उसको फाइबर सप्लीमेंट देना चालू करना चाहिए। आपको उसको बोलना है कि खाने के अंदर फ्रूट्स, फल ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स ज़्यादा खाने से और मैदा कम खाएं तो उसको जो खाना होगा अंदर जाने वाला उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होगा, तो खाना अंदर सॉफ्ट होगा और
सॉफ्ट रहेगा तो निकलने में भी इजी रहेगा। तो आपको फाइबर इनटेक पेशेंट का बढ़ाना होगा। सेकेंड थिंग आप जो कर सकते हैं वो आपको पेशेंट को पानी ज़्यादा पीने को बोलना है। अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पिएगा तो पानी ज़्यादा पीने से ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होके ये बाहर इजीली निकलेगा। तीसरा आपको पेशेंट को बोलना है कि वो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज चालू कर दे। फिजिकल एक्टिविटी से भी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, एक तो फाइबर इंटेक बढ़ाना है पेशेंट का, दूसरा पानी ज़्यादा पीने को बोलना है और एक्सरसाइज करना है। ये 3 चीज़ें आप घर पर ही कर सकते हैं बिना किसी दवा के। और बाकी सारे जो टिप्स हैं और दवाई कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। ये सब टिप्स वगैरह यूज़ करके अब क्वेश्चन आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में कॉन्स्टिपेशन में कोई रिलीफ नहीं आ रही है तो क्या करें। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करना होगा। आपको बाहर से पेशेंट को फाइबर का सप्लीमेंटेशन देना होगा, जैसे कि इसबगोल जनरली आप 2 चम्मच इवनिंग में गर्म पानी के साथ या फिर दूध के साथ रात में ले सकते हैं। तो इसबगोल खाने के साथ मिलता है तो इसबगोल खाने को एक्स्ट्रा सॉफ्ट प्रोवाइड करता है और ये हाथों से इजीली पास हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे आप मोशन करेंगे तो ये फिर इजीली बिना किसी रुकावट के एनस से निकल जाएगा। तो सबसे पहला दवाई चालू करनी है इसबगोल का फ़ायदा यह होता है कि यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को 30% तक कम कर देता है। लेकिन नुकसान यह होता है कि अगर आप लंबे टाइम तक इसबगोल लेते हैं तो इससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि इसबगोल जो होता है वो तो पेट में जाता है तो लॉन्ग टाइम तक लेने से इसके अलावा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इसबगोल जो होता है वो तो पेट में जाता है और तो लॉन्ग टाइम्स तक लेने से ये आयरन और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर देता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसबगोल लेने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हो रहा है तो सेकेंड लाइन आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सोल्यूशन, ये आपको पेशेंट को देना है। जनरली 5 से 10 ml देना रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करता यह है कि ये हाथों के अंदर चिकनाहट ला देता है और खाने को भी ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर देता है, जिससे इजीली स्टूल पास हो जाता है। और अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सब्स्टिट्यूट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि PEG। PEG का सब्स्टिट्यूट एक और है जिसका नाम है लैक्टुलोज सिरप भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इस ऑर्डर में देते हैं। पहले हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेफर करते हैं, उसके बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और फिर बाद में लैक्टुलोज प्रेफर करते हैं। इतना करने के बाद तो डेफिनेटली पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ हो जाएगा। फिर भी अगर पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये था कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू। जय हिंद।